हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? देखो स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, आवाज आ रही है सबको अच्छे से क्लियरली? ओके स्टूडेंट, सो स्टार्ट करते हैं। बच्चों लास्ट लेक्चर हमने कल कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था? लास्ट पॉइंट चलो इस पे आता हूँ, पहले प्रिंटेड नोट्स पे आता हूँ। ओके, व्हाट वाज द पॉइंट एक्चुअली? सेक्शन 6, यस यू आर राइट। सेक्शन 6 में बच्चों हमने कुछ नहीं टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़े, याद होगा तो, बरोबर है? 3 प्रकार के गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, बच्चों फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिंजेंट गुड्स। फिर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि जब भी फ्यूचर गुड्स वर्ड नजर आए तो समझ जाने का वहां सेल नहीं हुआ है, वहां एग्रीमेंट टू सेल है। याद आया बच्चों? एग्रीमेंट टू सेल है बच्चों, वो एजम्पशन करने का, एग्रीमेंट टू सेल। यू नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल? ओके, द मेन पॉइंट इज रिगार्डिंग ओनरशिप। चलो बच्चों, अब आपके सामने नोट्स है, देखो, वेरी इजी। टुडे वी विल स्टार्ट विद सेक्शन 7। पहले बताओ, कल पढ़ाया हुआ सेक्शन 6 सबको क्लियर था पूरी तरह से? प्रिंटेड नोट्स दिख रहा है, देखो अपना सी इंस्टीट्यूट का। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों सेक्शन 6 क्लियर है? किसी को डाउट पूछना है सेक्शन 6 में? कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो बच्चों लेट अस स्टार्ट। बच्चों पॉइंट क्या मालूम है? सेक्शन 7 में सेंटेंस को पहले अंडरस्टैंड करो, क्या लिखा है सेक्शन 7। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों वो बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब आइडिया ले लो, बायर एंड सेलर के कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, बायर एंड सेलर और इनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ? क्वेश्चन समझा बच्चों? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एंगल से सोचो। याद है मैंने हॉर्स वाला एग्जांपल बताया था कि दो लोग हॉर्स खरीदने बेचने का एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टी को पता नहीं है कि जिस हॉर्स के लिए वो बार्गेनिंग कर रहे हैं दैट इज ऑलरेडी डेड। याद आया? तो बच्चों ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? एनफोर्सेबल हो जाएगा कि वॉइड हो जाएगा? बच्चों एब्सोल्युटली वॉइड हो जाएगा। रीजन बीइंग कि बायर एंड सेलर के कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। बच्चों कभी भी याद रखना, सेलर एंड बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने से पहले अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो बच्चों, एंड इसमें दोनों की मिस्टेक नहीं है एंड दोनों को नॉलेज में भी नहीं था गुड्स के डिस्ट्रक्शन के बारे में, तो बच्चों ऐसे केस में दोनों के बीच हुआ हुआ कॉन्ट्रैक्ट बच्चों वॉइड माना जाएगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सुन लिया सब लोगों ने? इज दैट ओके विथ एवरीवन? वॉइड मतलब इनफोर्सेबल नहीं होगा, ना ए बी को फोर्स करेगा कि तुम पैसे दो गुड्स के, ना बी ए को फोर्स करेगा कि तुम सामान ला के दो, बराबर? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ठहरा दिया जाएगा। बच्चों सेक्शन 7 क्लियर हुआ सब लोगों को? हैव यू अंडरस्टूड सेक्शन 7 क्या कहना चाहता है? हेडलाइंस का मतलब समझ में आ गया सबको? गुड्स पेरिशिंग, पेरिशिंग मतलब डिस्ट्रॉइंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों वर्डिंग्स क्या है जरा देखो।
where there is a contract for sale of specific goods. I hope you understand the word specific goods. The goods which are identified and agreed upon. याद आया? The goods which are identified and agreed upon. यानी यहाँ हम existing goods की बात कर रहे हैं, जो specific goods था. The contract is void if the goods without knowledge of seller have, at the time when contract was made, perished यानी destroyed, or become so damaged as no longer to answer to their description contract. तो बच्चों, बायर सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने से पहले अगर गुड्स का डिस्ट्रक्शन होता है तो बच्चों सेलर एंड बायर के बीच का वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा एज पर सेक्शन 7. बट बच्चों यहाँ मेरा एक अलग सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे उसका आंसर चाहिए. यहाँ जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए कि नहीं? हेलो, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जिस गुड्स का डिस्ट्रक्शन हुआ, मुझे बताओ वो लॉस कौन बेयर करेगा? वो लॉस कौन बेयर करेगा? अगर मेरा क्वेश्चन डिस्कशन समझ में आया तो आई थिंक बच्चे आंसर इमीडिएटली दे देंगे. बायर कौन लिखा? पार्थ. अरे बाबा, जब ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई बायर को, तो बायर कहां से लॉस बेयर करेगा? पार्थ, आपने बायर लिखा है. गुड्स का जब ओनरशिप ही नहीं दिया तो आपको लगता नहीं ओनर अभी भी सेलर है? ओनर अभी भी सेलर ही है, तो गुड्स का लॉस कौन बेयर करेगा? सेलर बेयर करेगा ना. ठीक है, होने दो मिस्टेक, डजंट मैटर. चलो, तो बच्चों एक एग्जांपल भी दिया है, देखो आपके नोट्स में रीड कर पा रहे हो तो देखो. ए एग्रीज टू सेल बी, अभी एग्री हुआ है बेचने का, 50 बैग्स ऑफ वीट. वीट यानी गेहूं, गेहूं बोलते हैं ना हिंदी में. स्टोर्ड इन एज गोडाउन, ए के गोडाउन में जो वीट्स है 50 बैग्स, उसको ए ने एग्री किया बी को सेल करने. ड्यू टू वाटर लॉगिंग, बच्चों पानी भर जाता है ना बारिश वगैरह में, ड्यू टू वाटर लॉगिंग हुआ क्या बच्चों? वाटर लॉगिंग की वजह से ऑल द गुड्स स्टोर्ड इन द गोडाउन वेर डिस्ट्रॉयड. गोडाउन में जितना भी सामान रखा था बच्चों डिस्ट्रॉय हो गया. अब हुआ क्या देखो, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट नाइदर पार्टीज वेर अवेयर ऑफ द फैक्ट. एंड जब वो लोग एग्रीमेंट कर रहे थे बाय एंड सेल करने का, तो दोनों पार्टीज को पता ही नहीं कि गोडाउन में रखा हुआ गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुका है. तो बच्चों आप बताओ, क्या ए एंड बी के बीच में जो एग्रीमेंट होगा, क्या वो वैलिड होगा कि वॉइड होगा? तो बच्चों आंसर वहां लिखा है, इट इज वॉइड. द एग्रीमेंट इज गोइंग टू बी वॉइड. I hope very simple example and we have completed section 7 also. तो बच्चों अब सेक्शन 8 पर हम आते हैं. ओके, सेक्शन 8 पर हम आते हैं. सेक्शन 8 क्या कह रहा है? गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल. पहले आपको लाइन क्लियर हुआ क्या? सेंटेंस का मतलब समझा क्या? बच्चों मैंने एग्री कर लिया है कि मैं सामान आपको बेचूंगा. मैंने एग्री कर लिया है, हमारे बीच में एग्रीमेंट टू सेल हो गया है कि मैं आपको गुड्स को सेल करूंगा, ओनरशिप 2 महीने बाद दूंगा. लेकिन बच्चों 2 महीने बाद ओनरशिप देने से पहले हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट जिस सामान को लेकर था बच्चों, वो सामान डिस्ट्रॉय हो गया, पेरिश हो गया, डैमेज हो गया. तो अब बताओ हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वैलिड? बच्चों मैंने बेचने का एग्रीमेंट किया, आपको बेचा नहीं, एग्रीमेंट टू सेल किया, सेल नहीं, एग्रीमेंट टू सेल किया. लेकिन जब एक्चुअल सेल करने की बात आई तो बच्चों वो एक्चुअल सेल करने से पहले
गुड्स का डिस्ट्रक्शन हो गया। नाउ यू हैव टू टेल मी सेलर एंड बायर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट क्या, वैलिड या वॉइड? वॉइड। एंड बच्चों यहाँ पर भी मैं वही सवाल पूछूंगा, हु इज गोइंग टू बेयर द लॉस, सेलर या बायर? हु इज गोइंग टू बेयर द लॉस? सेलर, क्योंकि सेलर ने कोई ओनरशिप या रिस्क, गुड्स की रिस्क या ओनरशिप बायर को ट्रांसफर नहीं की। बायर को गुड्स का रिस्क देने से पहले ही गुड्स का डिस्ट्रक्शन हो गया। तो ऐसे केस में बच्चों सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, नॉट द बायर। व्हाट आई मीन टू से इज सेलर विल bear the loss, that is what the point is। गुड्स का डिस्ट्रक्शन हो गया ये फैक्ट है, मानते हैं ना? तो फिर उस गुड्स का लॉस कौन बेयर करेगा? तो बच्चों उस वक्त ओनर कौन था गुड्स का? तो सेलर ही था ना, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, सेल नहीं हुआ था, एग्रीमेंट टू सेल हुआ था। एंड एग्रीमेंट टू सेल में ओनर अभी भी कौन था? सेलर ही था। तो बच्चों जो सेलर था वही लॉस बेयर करेगा। ओके, तो एक बार मैं सेक्शन 8 भी पढ़ लेता हूँ। देखो, where there is an agreement to sell specific goods and subsequently goods without any fault on the part of seller or buyer perish, perish यानी destroy, ना सेलर की गलती थी ना बायर की गलती थी, दोनों में से किसी की भी गलती नहीं थी। एंड गुड्स बच्चों डिस्ट्रॉय हो जाता है, perish or become so damaged as no longer to answer to their description in the agreement before risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided। The agreement is thereby avoided मतलब बच्चों कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। पार्थ, व्हाट इज योर डाउट? विल द लॉ बी सेम फॉर ascertained goods? Of course, ascertained goods, specific goods, normally both are falling under existing goods। Getting that? Normally दोनों के लिए लॉ रिमेन सेम। उल्टा असर्टन गुड्स में और वैलिड आंसर है हमारे पास, वो तो गुड्स हम बेचने के लिए लाए, उसका तो हमने अभी एग्रीमेंट टू सेल भी नहीं किया, सेल तो दूर की बात है। तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट विल बी अवॉइडेड ना, उसमें से किसी ने कोई चॉइस ही नहीं किया। आप समझे कि नहीं? पार्ट क्लियर हुआ? असर्टन गुड्स मतलब क्या? जो शोरूम में रखे हैं बेचने के लिए, अब उसमें आग लग जाती है तो बायर से क्या मतलब है उसका? बायर थोड़ी सारे गुड्स खरीदने वाला था। ओके, चलो सेक्शन 7 सेक्शन 8 क्लियर है बच्चों? उसके बाद बच्चों नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग सेक्शन 7 एंड 8, अब इस यूनिट 1 को खत्म करने के लिए वी हैव लास्ट 2 सेक्शंस। एंड बच्चे लास्ट 2 सेक्शंस में हेडिंग है असर्टनमेंट ऑफ प्राइस। बच्चों प्राइस का असर्टनमेंट, असर्टनमेंट मतलब डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन समझते हो? हाउ टू डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन मतलब हाउ टू डिटरमाइन। बच्चों नाउ यू टेल मी, मैं थोड़ा लिख के समझा रहा हूँ। बच्चों स्क्रीन आ गया आपको? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हेलो, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? अभी मैं लिख कर समझाने जा रहा हूँ थोड़ा। कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड? ओके, हाँ देखो बच्चों, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं ऐसे ही कि बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में गुड्स को लेकर प्राइस कैसे फाइनल होता है, कैसे फाइनलाइज होता है, कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे असर्टन किया जाता है? सेलर एंड बायर के बीच में जो सब्जेक्ट मैटर होता है कि नहीं, गुड्स,
उसको खरीदने बेचने का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? तो बच्चों वेरी लॉजिकल आंसर, बायर एंड सेलर डिसाइड करते हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट। डू यू एग्री विद दिस? बच्चों कौन डिसाइड करेगा प्राइस, कितने प्राइस में खरीदना है बेचना है? तो ऑफ कोर्स पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, सेलर एंड बायर डिसाइड करेंगे। बच्चों ये दोनों जो भी फिक्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करते समय, सेलर एंड बायर बार्गेनिंग करके फाइनली जो प्राइस को फिक्स करेंगे बच्चों, वही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बन जाता है। डू यू एग्री विद दिस? हेलो। तो पहला क्वेश्चन बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइस को कैसे असर्टन किया जाता है, कैसे फाइनलाइज किया जाता है, तो आप पहला आंसर दोगे कि प्राइस इज असर्टन बाय कॉन्ट्रैक्ट। इट इज असर्टन बाय कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, और यू कैन से द प्राइस इज फिक्स्ड बाय बायर एंड सेलर बाय या थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। कितना सिंपल आंसर है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करके प्राइस को फिक्स करेंगे। दूसरा बच्चों, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट से अगर कॉन्ट्रैक्ट करने से प्राइस अगर फिक्स नहीं होता है तो फिर बच्चों प्राइस कैसे फिक्स हो सकता है? तो बच्चों इट कैन बी फिक्स्ड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग्स। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड कोर्स ऑफ डीलिंग्स? मैंने पढ़ाया हुआ है आपके बैच को। अगर बायर एंड सेलर बैठकर प्राइस के बारे में फाइनलाइजेशन नहीं करते हैं तो कभी कभी प्राइस कैसे फाइनलाइज होता है, फिक्स होता है? तो बाय कोर्स ऑफ डीलिंग्स। डू यू अंडरस्टैंड कोर्स ऑफ डीलिंग्स? इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन जिसको हम कहते हैं। बच्चों मुझे ये बताओ, आप आपने आकर A1 में एडमिशन लिया, मान लो 20,000 फी भरा, फिर नेक्स्ट ईयर आपके छोटे भाई ने भी आप पे आके एडमिशन लिया, बच्चों उसका भी 20,000। तो तीसरे साल भी आप क्या अजम्पशन करोगे? जब आप सिस्टर को भेजोगे A1 में तो क्या अजम्पशन करोगे, कितनी फी होगी? 20,000। तो कैसे डिसाइड हुआ बताओ मुझे, कैसे डिसाइड हुआ? क्या A1 क्लासेस और आप बैठ के डिस्कस किए क्या? ये नहीं, कोर्स ऑफ डीलिंग्स ने डिसाइड किया कि नहीं? आप जब रिपीटेडली किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जब सेलर बायर रिपीटेडली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, बरोबर, तो कभी कभी आपने डायलॉग सुना होगा कि रेट की चिंता मत करो, हम आपस में बैठ के डिस्कस कर लेंगे बाद में, अभी सामान लेके जाओ। सुना है कभी ऐसा? प्राइस का चिंता मत करो, हम लोग बाद में फाइनलाइज कर लेंगे उसको। हेलो, कभी सुना है ऐसा? इसका मतलब ये है कि प्राइस आगे चल के डिसाइड होगा एंड इट विल बी डिसाइडेड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग्स। अब तक हम जो डीलिंग्स करते आ रहे हैं उसी के हिसाब से बच्चों ये भी प्राइस डिसाइड होगा, बराबर है? 1 रुपया इधर उधर हो जाएगा और क्या। तो जैसा हमारे बीच में डीलिंग्स हुए हैं उसी हिसाब से बच्चों प्राइस डी। बच्चों मुझे ये बताओ, आप होलसेल मार्केट में जब जाते हो पहली बार, आप अगर पहली बार गए तो होलसेलर आपको ज्यादा रेट में बेचेगा कि कम रेट में बेचेगा? बोलो। हेलो। मान लो होलसेल मार्केट में होलसेलर ने आपको 100 kg 10,000 में बेचा क्योंकि आप पहली बार गए, एंड इस होलसेलर के पास एक बिजनेसमैन लास्ट 5 साल से आ रहा है एंड सामान खरीद रहा है, तो क्या लगता है उसको 10,000 में देगा क्या वो? हो सकता है 9,000 में दे दे कि नहीं? हेलो, पॉसिबल है कि नहीं? क्यों पॉसिबल है, क्यों प्राइस डिसाइड हो गया 9,000? तो वो बार बार डीलिंग हो रहा है ना उनके बीच में, एंड जब बार बार डीलिंग होता है बच्चों तो प्राइस अपने आप डिटरमाइन हो जाता है। कि प्राइस डिटरमाइन करना ज्यादा टेंशन वाला काम रहता ही नहीं। सेलर को भी मालूम है क्या रीजनेबल लेना है, बायर को भी मालूम है क्या रीजनेबल सेलर मेरे से लेगा। बच्चों मुझे ये बताओ, ये दोनों मेथड से अगर प्राइस डिसाइड नहीं हो रहा हो तो, सेलर के भी एंगल से डिसाइड नहीं हो रहा हो, बायर के भी एंगल से डिसाइड नहीं हो रहा हो तो
तो बच्चों कभी कभी थर्ड पार्टी का भी इस्तेमाल किया जाता है, मालूम है कि नहीं आपको? थर्ड पार्टी, हेलो, थर्ड पार्टी। तो कभी कभी सेलर एंड बायर के बीच में क्या प्राइस डिसाइड होना चाहिए बच्चों, ये डिसाइड करता है थर्ड पार्टी, बरोबर है? बच्चों मान लो कि मैं घर का ज्वेलरी ज्वेलर के पास बेचने लेके गया, ज्वेलरी ज्वेलर के पास बेचने लेके गया। ज्वेलर ने ज्वेलरी देख के कहा कि हम 2 लाख देंगे, एंड हमने क्या कहा 3 लाख चाहिए। ज्वेलर कह रहा है 2 लाख देंगे, हमने बार्गेनिंग किया नहीं, हमको 3 लाख चाहिए। तो बच्चों क्या हमारे बीच में प्राइस फाइनलाइज हो पा रहा है क्या? हेलो, बार्गेनिंग फाइनल हो पा रही है क्या? हेलो, नहीं। सेलर कुछ और रेट बता रहा है, बायर कुछ और रेट बता रहा है। तो बाद में हमने क्या डिसाइड किया? हमने क्या डिसाइड किया कि हम वैल्यूअर की मदद लेंगे। वैल्यूअर समझते हो बच्चों? सर्टिफाइड वैल्यूअर्स, जिनका काम है वैल्यूएशन करना, प्रॉपर पढ़ाई के लिए वैल्यूएशन। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट करना, तैयारी का साथी। प्रॉपर वैल्यूएशन करके रेट बताना, ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड वैल्यूअर्स होते हैं। कुछ याद समझा आपको बच्चों? वैल्यूअर्स, आपको अगर प्राइस नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो आप इनके पास चले जाइए। ये आपको सर्टिफिकेट दे देंगे और बताएंगे कि आपके सोना चांदी की वैल्यू आज के डेट में क्या है। इनको हम कहते हैं वैल्यूअर। तो बाद में बच्चों मैंने ज्वेलर ने क्या डिसाइड किया कि चल तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं, हम क्या करते हैं, वैल्यूअर जो बताएगा वो रेट फाइनल करेंगे। वैल्यूअर जो रेट बताएगा वो फाइनल करेंगे। एंड बच्चों वैल्यूअर ने फाइनलाइज किया 2.5 लाख रुपया। अब बताओ क्या 2.5 लाख रुपया दोनों को मान्य करना होगा? हेलो, अब डिसाइड हो गया कि नहीं? किसने डिसाइड किया, सेलर ने या बायर ने? तो आंसर है दोनों ने नहीं, थर्ड पार्टी ने डिसाइड किया। प्राइस थर्ड पार्टी ने डिसाइड किया। क्या ये कोर्स ऑफ डीलिंग में डिसाइड हुआ क्या? रिपीटेडली हम बिजनेस कर रहे थे वैसे डिसाइड हुआ क्या? नहीं बच्चों, ये थर्ड पार्टी ने डिसाइड किया, यानी थर्ड पार्टी का नाम है वैल्यूअर। तो बच्चों आप समझ गए 3 मेथड से प्राइस को असर्टन किया जा सकता है। पहला मेथड, बायर एंड सेलर खुद ही डिसाइड कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कि क्या प्राइस में गुड्स बेचना है खरीदना है। दूसरा, बायर एंड सेलर के बीच में रिपीटेड ट्रांजैक्शंस होने के वजह से, कोर्स ऑफ डीलिंग्स होने के वजह से प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। एंड तीसरा, जब दोनों से काम न बने तो थर्ड पार्टी की मदद ली जा सकती है एंड प्राइस को डिटरमाइन किया जा सकता है। प्राइस को डिटरमाइन किया जा सकता है। इज दैट ओके विथ एवरीवन? बराबर है। लेकिन बच्चों सेक्शन 9 मैंने कवर कर लिया, लेकिन सेक्शन 10 आपको कुछ अलग ही स्टोरी बता रहा है। अब जरा इधर ध्यान दो बच्चों, स्टोरी ऐसी है, मुझे बताना आंसर अगर आता है तो आपको। बच्चों अगर मैं कहूं कि, एक मिनट,
हाँ, अगर मेरा क्वेश्चन ये बच्चों कि वैल्यूअर भी डिसाइड नहीं कर पाया तो वैल्यूअर को भी टेंशन आ गया, थर्ड पार्टी भी डिसाइड नहीं कर पाया कि कितने में खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, तो बच्चों आप क्या आंसर देना चाहेंगे? अगर थर्ड पार्टी इज ऑल्सो अनेबल टू डिसाइड और टू असर्टन प्राइस, तो फिर क्या हो जाएगा? यस एनीवन? अगर वैल्यूअर भी प्राइस डिटरमाइन करने में असमर्थ रहा तो बच्चों बायर एंड सेलर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली टूट जाना चाहिए, मतलब वॉइड हो जाना चाहिए। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो, सेक्शन 10 क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है? मान लो 2 मिनट के लिए कि वैल्यूअर को भी नहीं समझ में आया, थर्ड पर्सन को भी नहीं समझ में आया कि कैसे वैल्यूएशन करे, तो उससे अच्छा है कि बायर सेलर डीलिंग ही ना करें, तो तेरे घर जा, मैं मेरे घर जाता हूँ, है कि नहीं? तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, तो समझा आपको? इट विल नॉट बी एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो यही सेक्शन 10 का पहला पॉइंट है, हम बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना। लेकिन 2 मिनट के लिए मान लो कि सेलर ने गुड्स बच्चों साइड में निकाला बायर को देने के लिए, सेलर ने बायर को गुड्स अपने गोडाउन में से निकाल कर साइड में रखा, पैकिंग किया, पैकिंग करके टेम्पो वाले को बुलाकर बायर के पास भेज दिया। बच्चों प्राइस डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन सेलर ने गुड्स को अप्रोप्रिएट कर दिया बायर को, एंड बायर ने वो गुड्स को यूज कर लिया। अब बताओ प्राइस कैसे डिसाइड होगा? तो बच्चों लॉ यहाँ कहता है अगर ऐसा हुआ है जहां सेलर ने बायर को गुड्स डिलीवर कर दिया, अप्रोप्रिएट कर दिया, एंड बायर ने उस गुड्स का इस्तेमाल कर दिया, तो सीधी बात है बायर ने क्योंकि गुड्स का इस्तेमाल कर दिया तो बायर को डेफिनेटली पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में बच्चों बायर को सेलर को जो पेमेंट करना होगा वो एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। लेकिन वापस क्वेश्चन ये आता है कि रीजनेबल प्राइस डिसाइड करेगा कौन? तो घुमा फिरा के बच्चों स्टोरी वहीं की वहीं आके रुक जाती है। आपको समझ में आया कि चलो मान लो पिज्जा वाला आया ना, आप पिज्जा खा गए, तो बच्चों पैसे तो देने ही हैं। अब कितने देने हैं पैसे? तो बच्चों एक रीजनेबल प्राइस जो पिज्जा की है वो देने हैं आपको। पिज्जा वाला बोलेगा 50 रुपए का पिज्जा है लेकिन आप 150 रुपया दो, तो आप बोलेंगे पागल है क्या? फिर आप बोलेंगे 50 रुपए का पिज्जा था, मैं 20 रुपया दूंगा, तो पिज्जा वाला तुमको बोलेगा पागल है क्या? तो जो एक रीजनेबल प्राइस है ना बच्चों, वो बायर सेलर को देकर मैटर खत्म करेगा। बच्चों सेक्शन 10 का पहला पॉइंट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इज दैट ओके? सेक्शन 10 भी मैंने कवर कर लिया है, मैं पढ़ूंगा भी है बच्चों, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ूंगा, आपका नोट्स भी पढ़ूंगा मैं, पहले मैं कवर करना चाहता हूँ। बच्चों लास्ट पॉइंट है सेक्शन 10 का सेकंड पार्ट, क्या कहता है कि बच्चों अगर सेलर या बायर में से किसी ने भी थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी समझते हो ना, वैल्यूअर, किसी ने भी थर्ड पार्टी को अगर रोकने की कोशिश की, वैल्यूएशन करने से रोकने की कोशिश की, या उसके वैल्यूएशन करने में बाधा उत्पन्न की, कोई भी सेलर या बायर में से कोई भी अगर वो थर्ड पार्टी को वो रोकता है या रोकने की कोशिश करता है ताकि वैल्यूअर वैल्यूएशन न कर सके, प्राइस डिटरमाइन न कर सके, तो ऐसे केस में बच्चों जो दूसरी पार्टी है ना, दूसरी पार्टी, वो दूसरी पार्टी को अगर कुछ लॉस होता है तो लॉस दूसरी पार्टी डैमेजेस के तौर पर क्लेम कर सकते हैं उस पार्टी से जिसने थर्ड पार्टी को प्राइस डिटरमाइन करने से रोका। बच्चों मान लो मैं सामान ज्वेलरी लेकर ज्वेलर के पास गया, ज्वेलर कुछ और कह रहा है, मैं कुछ और कह रहा हूँ, तो हमने क्या डिसाइड किया, ऐसा करते हैं वैल्यूअर के पास चलते हैं,
लेकिन ज्वेलर ने क्या किया, वैल्यूअर को डिटरमाइन करने से रोका या रोकने का कोशिश किया। तो ऐसे केस में बच्चों, मैं गिरीश, मैं ज्वेलर के ऊपर केस करके अगर मुझे कुछ नुकसान हुआ है ये नॉन डीलिंग से, डीलिंग न होने से, उसका आई कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम ज्वेलर। बच्चों जरा सीरियस लेवल पे बताओ, क्या ये केस समझ में आया मैंने क्या पढ़ा? हेलो एवरीवन। थर्ड पार्टी को कोई रोकने का कार्यक्रम करता है तो दूसरी पार्टी को लीगल रेमेडी मिलेगा कि वो डैमेजेस क्लेम कर सके उस पार्टी से जिसने थर्ड पार्टी को रोकने की कोशिश की, प्राइस डिटरमाइन नहीं करने के लिए उसको बोला। तो बच्चों आई कैन क्लेम डैमेजेस। तो बच्चों मैंने सेक्शन 9 एंड 10 दोनों आपको एक साथ पढ़ा दिया, बराबर है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए नोट्स के साथ जरा रिलेट करता हूँ। तो जरा देखो, जरा बताओ मुझे, क्या प्रिंटेड नोट्स आ गया सामने? हेलो, प्रिंटेड नोट्स सामने आ गया सबके? प्रिंटेड नोट्स आ गया ना? चलो, अब बच्चों जरा ध्यान दो, मैं क्या रीड कर रहा हूँ, एकदम आराम से रीड कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। एंड बच्चों मेरे रीडिंग के बाद आप डाउट पूछेंगे। आई विल गिव यू 1 or 2 minutes to ask doubt from section 6, 7, 8, 9, 10। ये 5 सेक्शन में आपको जो भी सेक्शन में कंफ्यूजन लगा कि सर ये हमको नहीं समझा, जबकि है इजी, तो आप बताएंगे, मैं उसे रिपीट करूंगा पॉइंट को। ठीक है बच्चों, आई विल रिपीट इट अगेन। तो बच्चों लेट अस रीड सेक्शन 9। प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, असर्टन होता है कॉन्ट्रैक्ट में। असर्टन मतलब फिक्स होता है। सेलर एंड बायर के बीच में कैसे प्राइस को फिक्स किया जाता है। तो बच्चों सेक्शन 9 में लिखा है, देखो, ascertainment of price section 9 1, the price in contract of sale may be fixed by the contract। सीधी बात है बच्चों, बायर सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करते समय जो बार्गेन होता है वो बार्गेन से ही फिक्स होता है ना प्राइस। सो प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल may be fixed by the contract or may be left in a manner thereby agreed or may be determined by course of dealings between the parties। यानी पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने 2 एंगल बता दिया, या तो प्राइस डिसाइड होगा कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। क्या आप क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हो, बायर एंड सेलर, या तो बच्चों बायर एंड सेलर के बीच में जो डीलिंग्स हुई हैं अब तक जितनी भी डीलिंग्स हुई हैं, कोर्स ऑफ डीलिंग्स, वो डीलिंग से भी फाइनलाइज किया जा सकता है कि प्राइस आगे के ट्रांजैक्शन के लिए क्या होगी। आई होप यू आर गेटिंग द लैंग्वेज। पॉइंट नंबर 2, where the price is not determined in accordance with foregoing provision। मान के चलो ऊपर दोनों तरीकों से अगर प्राइस डिटरमाइन नहीं हुआ, तो ऐसे केस में बच्चों बायर को ने अगर गुड्स का यूज किया है तो बायर शैल पे द सेलर रीजनेबल प्राइस। बायर सेलर को एक रीजनेबल प्राइस देगा। पिज्जा वाला एग्जांपल, व्हाट इज रीजनेबल प्राइस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस। एंड अब बच्चों सेक्शन 9 का एनालिसिस करते हैं। प्राइस का मतलब बताया, देखो बच्चों, प्राइस मींस मॉनेटरी कंसीडरेशन। मनी मालूम है ना बच्चों, मॉनेटरी कंसीडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 9, प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी, चलो 1, फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा मेथड, एग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, यानी बाय वैल्यूअर, थर्ड पार्टी जिसको हम कहते हैं।
कभी कभी बच्चों सेलर एंड बायर अपने एग्रीमेंट में ये क्लॉज डालते हैं कि अगर हम प्राइस डिटरमाइन करने में असमर्थ रहे, अगर हमारी बार्गेनिंग प्रॉपर नहीं हुई, बरोबर है, तो बच्चों हम अपना केस वैल्यूअर को भी रेफर कर सकते हैं एंड वैल्यूअर थर्ड पार्टी डिसाइड करेगा प्राइस। या तो बच्चों तीसरा, डिटरमाइंड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज। बच्चों यहाँ आपका सेक्शन 9 था, जरा टाइप करके बताओ, हैव यू अंडरस्टूड सेक्शन 9? जो भी मैंने पढ़ा, मैंने सिर्फ पढ़ा नहीं बच्चों, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था उसको। I have first explained this and then now I am reading it. Okay? चलो बच्चों, अगर सेक्शन 9 क्लियर है तो 10 भी समझ लो, जिसमें 2 पॉइंट्स अभी हमने पढ़े। Where there is an agreement to sell goods on terms। बच्चों एग्रीमेंट टू सेल गुड्स लिखा है, कुछ समझे क्या? When there is an agreement to sell goods on terms, that price is to be fixed by valuation of third party, and such third party cannot or does not make such valuation, the agreement is thereby avoided। Avoided मतलब void। बच्चों आपको पॉइंट नंबर 1 समझा क्या लिखा है? बच्चों मान लो कि फ्यूचर में गुड्स को लेकर बायर एंड सेलर अगर प्राइस फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रेफर करेंगे केस थर्ड पार्टी के पास, वैल्यूअर के पास। एंड बच्चों वैल्यूअर भी अगर वैल्यूएशन नहीं कर पाया, तो थर्ड पार्टी भी वैल्यूएशन नहीं कर पाया, तो प्राइस डिटरमाइन नहीं कर पाया, तो टाइप करो क्या? तो सेलर एंड बायर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा, वैलिड या वॉइड? तो बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड समझकर आगे तो मैटर खत्म कर देने। और जब थर्ड पार्टी को ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या प्राइस डिटरमाइन होना चाहिए, तो मैटर ही खत्म हो गया ना। ओके, अब बच्चों ये सेक्शन 10 का फर्स्ट पॉइंट है, उसमें और एक पैराग्राफ है। प्रोवाइडेड दैट इफ गुड्स or any part thereof have been delivered to and appropriated by the buyer, he shall pay the reasonable price thereof। Provided that if मतलब एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन मान के चलो कि अगर सेलर ने बायर को गुड्स डिलीवर कर दिया एंड बायर ने उस गुड्स का इस्तेमाल कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे वॉइड होगा बच्चों? तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। तब ऐसे केस में बच्चों किसी भी हालात में बायर को सेलर को एक रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। इज दैट ओके? क्योंकि सेलर ऑलरेडी गुड्स डिलीवर कर चुका है, बायर उसका इस्तेमाल भी कर चुका है। तो ऐसे केस में बच्चों कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तो बन ही नहीं सकता, तो बायर को यहाँ सेलर को एक रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। अब बच्चों पॉइंट नंबर 2 को जरा अंडरस्टैंड करो, अभी अभी मैंने पढ़ाया उसे। Where such third party is prevented from, मान लो बच्चों जो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करने वाला है, प्राइस डिटरमाइन करने वाला है, उसे अगर रोका जा रहा है वैल्यूएशन करने से, चाहे सेलर रोके या बायर रोके, कोई भी अगर रोकने की कोशिश कर रहा है, उसके वैल्यूएशन करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो बच्चों चाहे सेलर हो या बायर हो, जो भी पार्टी हो जो ये गलती कर रहा हो, उससे याद रखना चाहिए कि वो बहुत बड़ा फॉल्ट कर रहा है, एंड उस फॉल्ट का सामने वाला उससे क्या क्लेम करेगा? डैमेजेस। अगर सेलर रोकता है तो बायर विल क्लेम डैमेजेस फ्रॉम सेलर, एंड बायर रोकने की कोशिश करता है तो सेलर विल क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द बायर। बच्चों हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? अब एक काम करो, एनालिसिस में सेक्शन 10 के बारे में उन्होंने लिखा है, जो मैंने ऊपर पढ़ाया। एक नीचे एग्जाम्पल भी दिए है, उसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। बच्चों आई विल गिव यू 2 मिनट्स, रीड द एनालिसिस ऑल्सो। सेक्शन 10 रिवाइज हो जाएगा।
and read that very important example also. Come on, read that. फिर मैं आपसे पूछूंगा कुछ सवाल इसी से रिलेटेड पूछ सकता हूँ and you have to answer me. Come on student, read that. बच्चों रिस्पॉन्स दो. हैव यू अंडरस्टूड? पढ़ के हो गया जिनका वो रिस्पॉन्स दो जरा. नहीं समझा तो प्लीज आस्क मी द डाउट. आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट एंड रिस्पॉन्स. यस स्टूडेंट, नो रिस्पॉन्स. रीड करूं मैं? हैव यू अंडरस्टूड द एग्जांपल? हेलो, shall I read? क्लियर है बच्चों? चलो ठीक. तो काम करते बच्चों, यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका. सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट. नाउ लेट अस फोकस ऑन यूनिट नंबर 2. एंड बच्चों जो यूनिट नंबर 2 अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका एक बैकग्राउंड जरा पहले समझ लो अच्छे से. सेल ऑफ गुड्स एक्ट में यूनिट नंबर 2. बच्चों यूनिट नंबर 2 में, एक मिनट, मैं लिख के समझाने जा रहा हूँ. प्रिंटेड नोट्स हम बाद में पढ़ेंगे इसका. पहले आप अच्छे समझ लो कॉन्सेप्ट जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है बच्चों? चलो नाउ हमारा यूनिट नंबर 1 टर्म्स डेफिनेशन, बहुत सारे टर्म्स क्लियर करने के बाद बच्चों नाउ हम पढ़ रहे हैं कंडीशंस एंड वारंटीज. यूनिट नंबर 2 में बच्चों सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कंडीशंस एंड वारंटीज. इफ आई आस्क यू नाउ बच्चों व्हाट इज कंडीशन, तो बहुत बच्चों को पता नहीं है. देखो ना मैं क्या कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ. इफ आई आस्क यू व्हाट इज कंडीशन, तो बहुत बच्चों को पता नहीं है. बट इफ आई आस्क यू डू यू नो व्हाट इज वारंटी, वारंटी क्या है, क्या आपको पता है? तो बहुत बच्चे यस बोलेंगे. डोंट यू थिंक सो? आपको लगता नहीं मोबाइल यूज कर रहे हो तो यू शुड नो अबाउट वारंटी? आपको वारंटी शब्द पता है, कंडीशन शब्द नहीं पता है. आई एम वेरी श्योर, बट आई एम वेरी श्योर कि यू नो द मीनिंग ऑफ वारंटी. चलो बच्चों, बहुत बच्चों ने यस लिखा है. जब आपको कोई दुकान वाला, मोबाइल डीलर बोलता है कि 2 साल की वारंटी, चलो एग्जांपल बच्चों, 2 साल की वारंटी,
तो इसमें आपको क्या समझा 2 साल की वारंटी मतलब एग्जैक्टली क्या समझा आप? 2 साल की किसी ने वारंटी दी है मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ? बच्चों पहले कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करो, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो, रीडिंग हम बाद में कर लेंगे। पहले हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, उतना समझने की कोशिश करो। खराब हुआ तो रिपेयर या रिप्लेस करके मिलेगा। सही है, उत्कर्षा का जवाब सही है। दिशा ने क्या लिया, 2 इयर्स तक फोन को कुछ भी हुआ तो वो सेलर फ्री में ठीक करके देगा, ये एकदम सही है।